हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे मीनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है? सो सिंपली वर्ड में अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ों को या पार्ट्स को इकट्ठा करना। आपने ट्वेल्थ वगैरह में भी पढ़ा होगा, जो लोग साइंस सेक्शन से होंगे तो उन्होंने ट्वेल्थ में भी मैथ्स ली होगी, तो उन्होंने पढ़ा होगा कि छोटे छोटे पार्ट्स को हम एक साथ करें, उनको कहते हैं हम इंटीग्रेशन। और जब बात आती है कि नेशनैलिटी की, तो वहाँ पे हमारा कंट्री में जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, छोटे छोटे सोसाइटी हैं, कम्युनिटीज़ हैं, एरियाज़ हैं, उन सबको एक करना ही हमारा नेशनल इंटीग्रेशन कहलाता है। नेशनल इंटीग्रेशन जो है हमारा एक यूनिटी लाता है हमारी डाइवर्सिटी में। एक हमारे जो कंट्रीज़ के पीपल हैं उनके बीच में जो कह सकते हैं ट्रस्ट डेवलप करता है, वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटीग्रेशन ही ये चीज़ कर सकता है। सो अगर हम नेक्स्ट लाइन देखें तो नेशनल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स द सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म, द फीलिंग ऑफ वननेस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल यूनिवर्सिटी यूनिटी, कॉमन आइडियाज़ ऑफ लाइफ एंड कॉमन कोड ऑफ बिहेवियर। ये एक फीलिंग जगाता है हर एक पीपल्स के अंदर, एक यूनिटी की फीलिंग जगाता है कि हम एक देश के हैं, हम एक साथ हैं, चाहे वो सोशली हो बात करें या पॉलिटिकली बात करें या इकोनॉमिकली बात करें, चाहे हम कल्चरली बात करें, हम एक हैं। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू रॉस, नेशन यूनिटी इज़ एन इंस्पिरेशन। नेशन यूनिटी जो है वो एक इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए। हमारे कंट्रीज़ के जितने भी पीपल हैं उनके अंदर एक इंस्पिरेशन, एक फीलिंग को जगाता है, ताकि वो एक साथ रह सके और एक्टिवनेस के साथ रह सके, जिससे कि हमारे नेशन में सिक्योरिटी बनी रहे और हमारा वेलफेयर ऑफ द कंट्री भी बना रहे। नेक्स्ट डेफिनेशन अगर हम बात करें तो प्रोफेसर हुमायूं कबीर की है। नेशनल यूनिटी इज़ डैट विच इज़ बेस्ड ऑन द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टूवर्ड्स द नेशन। नेशनल यूनिटी एक फीलिंग है जो कि हम बेस्ड है हमारे हम लोगों को अपने नेशन के करीब ले जाती है, जो कि बेस्ड है एक यूनिटी के ऊपर, एक ट्रस्ट के ऊपर, जो कि सारे पीपल्स को इकट्ठा करेगा और उन्हें टूवर्ड्स द नेशन की ओर ले जाती है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ रही होंगी। अगर हम तीसरी डेफिनेशन की बात करें तो ब्रू बेकर की अकॉर्डिंग, नेशनल यूनिटी रिफर्स टू अ वाइडर एरिया ऑफ पेट्रोलिज्म, दैट पेट्रोलिज्म नेशनल यूनिटी includes apart from place the relation of caste, language, history, culture and tradition। तो इनका मतलब है जो पैट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति की जो फीलिंग है वो लोगों के बीच में वाइडर एरिया में परफॉर्म करती है, और इसमें किसी की कास्ट नहीं इंक्लूड होती, किसी की लैंग्वेज नहीं इंक्लूड होती, किसी की हिस्ट्री नहीं इंक्लूड होती, किसी की कल्चर नहीं इंक्लूड होती है, ना ही किसी के ट्रेडिशन इंक्लूड होते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन की बात करें तो इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन ये कहता है, नेशनल इंटीग्रेशन इज द बॉन्ड एंड टुगेदरनेस बिटवीन पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर केस, क्रीड, रिलीजन और जेंडर। इट इज़ द फाइंडिंग ऑफ वननेस, ब्रदरहुड एंड सोशल यूनिटी। अगर हमारे नेशन में नेशनल इंटीग्रेशन हो जाएगा तो इससे हमारे लिए क्या बेनिफिट होगा कि हमारे लोगों के बीच में ब्रदरहुड, भाईचारा फैलेगा, हमारी सोशल यूनिटी और बढ़ेगी, कम्युनिटीज़ के बीच में, सोसाइटीज़ के बीच में जो अलग अलग थिंकिंग के लोग रहते हैं हमारी सोसाइटीज़ में, उनके बीच में कहीं ना कहीं यूनिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, जिसके साथ साथ लोग और पीसफुली रह पाएंगे। नेशनल इंटीग्रेशन हेल्प्स टू कीप द कंट्री यूनिफाइड एंड स्ट्रॉन्ग फ्रॉम विद despite the diversity. So the importance of national integration can be from the fact that nation which remains integrated। नेशनल इंटीग्रेशन जो हम हेल्प करता है हमारे कंट्री को यूनिफाइड बनाने में और स्ट्रॉन्ग बनाने में फ्रॉम डिफरेंट डाइवर्सिटीज़, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही वाइडर कल्चर से भरा हुआ है, कई टाइप के लोग इस पे रहते हैं, तो जिससे कि जब वो एक साथ यूनिफाइड हो जाएंगे हमारा नेशन एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि इट विल ऑलवेज प्रोग्रेस ऑन द ट्रैक ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर हमारे लोगों के बीच में यूनिटी रहेगी, अगर हमारे लोगों के बीच में ट्रस्ट रहेगा, ब्रदरहुड रहेगा, तो हमारा जो कंट्री है, जो हमारा नेशन है, वो अपने आप डेवलपमेंट की ट्रैक पर आएगा।
नेशनल इंटीग्रेशन प्लेज अ डायनेमिक रोल इन मेकिंग द कंट्री अ वन। ये एक डायनेमिक रोल प्ले करता है, डायनेमिक इन द सेंस कि जो चीज़ चलती रहे। अगर हमारे नेशन के बीच में नेशनल इंटीग्रेशन होगी, तो हमारा जो कंट्री है उसका एक अलग ही कह सकते हैं रूप निकल के आएगा, या एक उसकी अलग ही एक झलक हमें दिखेगी। क्योंकि कहते हैं ना, एकता में बल है। तो वही सारी चीज़ हम इसमें भी देखेंगे। It provides an equal opportunity for each citizen. It also offers an equal platform in terms of social, cultural, and economic development. जब यूनिटी हो जाएगी, इक्वालिटी हो जाएगी, तब हमारे जो सिटीजन्स हैं नेशन के, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो पाएगी। फिर वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन से कल्चर से आता है। वहाँ पे सबको इक्वालिटी दी जाएगी, सभी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेम होंगे, और सभी के बीच में यूनिटी होगी। National integration also helps to unite the minorities as well as giving them the freedom to live there in their वे विदाउट एनी इंटरफेरेंस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम फैक्टर देख सकते हैं तो यही है हमारा फैक्टर, क्योंकि जो हमारा नेशन है वो आज भी माइनॉरिटी सेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से वो आज भी अपने थॉट्स, अपनी थिंकिंग हमें खुलकर हमारे सामने नहीं कह पाते या नहीं रख पाते हैं। आज भी माइनॉरिटी सेक्शन को जितनी भी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है। आज के टाइम पे भी माइनॉरिटी सेक्शन को दबाया जा रहा है। अगर नेशनल इंटीग्रेशन हमारे नेशन में हो जाएगा, तो सबसे पहले जो हेल्प है वो हमारी माइनॉरिटीज़ की होगी। उनको भी कहीं ना कहीं इक्वालिटी मिलेगी, उनको भी फ्रीडम मिलेगी अपने थॉट्स को रखने में लोगों के बीच में। उन्हें भी किसी टाइप की शर्म नहीं आएगी, किसी झिझक नहीं लगेगी कुछ बोलने में, कुछ कहने में। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन की। तो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन प्रिंसिपल एम एट प्रोवाइडिंग अ बेटर एनवायरनमेंट फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, दस दे कैन डेवलप देमसेल्फ इन ऑल रिस्पेक्ट। नेशनल इंटीग्रेशन का जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि एक बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके पीपल ऑफ द कंट्री के लिए। जितने भी लोग रहते हैं हमारी कंट्री में, उनके लिए एक अच्छा, एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। It also aids to blind multi-racial and multilingual country like India, which has people with diverse culture and tradition. नेशनल इंटीग्रेशन एक एकता सभी चीज़ों में लाना चाहता है, चाहे वो अगर हम लैंग्वेज की बात करें या कास्ट की बात करें, वो सारी चीज़ों में यूनिटी लाना चाहता है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं कि national integration also helps in keeping stability of a country and adds up to its whole development. जब हमारी कंट्री में सभी लोग मिलजुल कर चलेंगे, सभी लोग यूनिटी के साथ रहेंगे, पीसफुली रहेंगे, तो हमारी कंट्री में एक स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहेगी। मींस कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, फालतू के झगड़ों में पैसा नहीं वेस्ट होगा, या बहुत ही नॉर्मल सा रहेगा सब कुछ। और अपना जो नेशन है वो एक डेवलप नेशन में काउंट किया जाएगा जब ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। तो इट सपोर्ट्स टू नेचर कम्युनल हार्मोनी एंड फाइट कास्टिज्म, रीजनलिज्म एंड लिंगुइज्म etc. National integration improves the feeling of loyalty, fraternity towards the nation. It unites the people in case of any national emergency. जब हम एक साथ रहेंगे, जब हम कोई भी डाइवर्जन क्रिएट नहीं करेंगे, जब हम किसी भी कास्ट को या रीजन को नहीं मानेंगे, सभी लोगों को इक्वालिटी देंगे, सभी लोग एक साथ यूनिटी में रहेंगे, तो कभी ना कभी कोई भी अगर इमरजेंसी पड़ेगी तो एक साथ मिलकर हम सब उस इमरजेंसी का सामना कर पाएंगे, उस लड़ाई को एक साथ लड़ पाएंगे। तो जिससे कि हमारे कंट्री में एक स्ट्रेंथ हमारी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन की, तो हम सबसे पहला इसमें पॉइंट देखते हैं कि सोशल इंटीग्रेशन। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन है वो लोगों के ऊपर बेस्ड है, कि लोग जब अपनी थिंकिंग को बदलेंगे, जब एक साथ आएंगे, जब ये सारी चीज़ों को नहीं मानेंगे, तभी जाकर नेशनल इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाएगा। जब सब लोग फेथ रखेंगे डेमोक्रेसी में, जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, जब अपने राइट्स को समझेंगे, अपनी ड्यूटीज़ को समझेंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपनी एक मेंटालिटी को बदल पाएंगे, और तभी जाके हमारा जो नेशन है वो एक यूनिटी के साथ रह पाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो कल्चरल इंटीग्रेशन। कल्चरल इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो हमें सब लोगों को पता है कि जो हमारा इंडिया है वो एक डाइवर्स कंट्री है। इसमें कई तरह के लोग रहते हैं, कई अलग अलग तरीके के रीजन
रिलीजन से बिलॉन्ग करने वाले लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी बहुत सारे लोग, और अलग-अलग लैंग्वेजेज़ का यूज़ करने वाले भी लोग हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में 21 लैंग्वेजेज़ है। तो जब हम इन सारी चीज़ों को, इन सारे जितने भी टर्म्स हैं, उनको इक्वली प्रायोरिटी देंगे, हम लोग इक्वली इन सारी चीज़ों की, इन सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, तो कहीं न कहीं ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो अपने आप ही रिज़ॉल्व हो जाएँगे। तो हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन है, वो अपने आप ही अ, हो जाएगा। आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, लिंग्विस्टिक इंटीग्रेशन। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे इंडिया में 21 लैंग्वेजेस हैं, तो मोस्ट ऑफ द प्रायोरिटी दी जाती है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, या लोग इंग्लिश को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं। बट कहीं न कहीं हमारी सारी लैंग्वेजेस को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, हमें मल्टीलिंगुअल लिज़्म का यूज़ करना चाहिए, मल्टी लैंग्वेजेस का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि सभी लोगों को इन सारी लैंग्वेजेस के बारे में नॉलेज हो पाए और इन सारी लैंग्वेज का यूज़ इक्वली तरीके से हर एक फील्ड में हो पाए। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा फैक्टर है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अमीरी गरीबी का सिस्टम बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट के कारण गरीब हैं, या उनके पास खाने को नहीं है, या अगर बाई चांस वो करना नहीं चाहते हैं काम, तो इस वजह से वो गरीब है, या जो भी हो। फिलहाल ये चीज़ हम हमारी सोसाइटी में आज भी हमें देखने को मिलती है कि हमारा मोस्ट ऑफ द सेक्टर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से अपनी नीड्स को पूरी नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं कि हमारा एक ये डिसएडवांटेज की तरह काम आता है इन इक्वालिटी में। अगर ये सारे फैक्टर हम इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर देंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग काफ़ी हद तक नेशनल इंटीग्रेशन को अचीव कर लेंगे। जब हम लोगों को एजुकेशन देंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो इन इक्वालिटी बनी हुई है, ये एक ना एक टाइम के बाद में इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें हाउ टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, तो जैसा कि मैंने बताया कि नेशनल इंटीग्रेशन एक फीलिंग है जो कि हमें सबके अंदर जगानी है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये फीलिंग छुपी हुई रहती है, बस देरी होती है हमें उस फीलिंग को जानने में और समझने में। तो ये काम हम तभी कर पाएंगे जब लोगों के पास जा जाकर हम उन्हें अवेयर करेंगे, जब उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करेंगे, तभी जाकर जो हमारी सोसाइटी है वो एक यूनाइट हो पाएगी और कुछ नए उसमें अपनी सोच को बदल पाएगी। तभी जाके हमारा इंटीग्रेशन जो है नेशनल का, वो पॉसिबल हो पाएगा। आई होप ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी हेडिंग्स आप अपने एग्जाम्स में लिखिएगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब अगर हम बात करें कि एडवांटेजेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन की, तो सबसे पहला एडवांटेजेस एडवांटेजेस तो नेशनल इंटीग्रेशन के बहुत हैं, क्योंकि एकता में ही बल है, और एकता के साथ साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड में कोई भी काम हो। यहाँ पे लड़ाई की भी बात हम कर सकते हैं। जब एक साथ हम रहेंगे, तो हमारे पर कोई भी मुसीबत पड़ेगी, तो हम साथ में उस चीज़ को, उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो एडवांटेज की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला एडवांटेज है कि प्रमोट सोशल हार्मोनी। नेशनल इंटीग्रेशन की वजह से हमारे पीपल जो हैं कंट्री के, उनके बीच में एक हार्मनी प्रेजेंट रहेगी, एक उनके बीच में भाईचारे का बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, उनके ऊपर दूसरे के बीच में एक ट्रस्ट का बॉन्ड रहेगा, जिससे कि एक पीस हमारा मेंटेन रहेगा, एक टॉलरेंस अमंग देम बना रहेगा हमेशा के लिए। तो सबसे पहला एडवांटेज तो हमारा यही हो गया। दूसरे एडवांटेज की अगर हम बात करें, यूनाइट्स द स्टेट। नेशनल इंटीग्रेशन एड टू यूनाइट पीपल ऑफ डिफरेंट रेस, कास्ट, क्रीड और थॉट्स एंड मेक्स अ कंट्री एज अ सिंगल एंटाइटी। जैसा कि मैंने बताया कि नेशनल इंटीग्रेशन एक फीलिंग है। जब सारे लोग कास्ट को ना मानकर, रेसिस को ना मानकर, जेंडर को ना मानकर, जब सबके थॉट्स एक हो जाएंगे, सबकी फीलिंग एक हो जाएगी, तब हमारा जो नेशन है वो एक सिंगल एंटाइटी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा पावरफुल में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा ही वो स्ट्रांग हो जाएगी हमारी कंट्री, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी हम अच्छा काम कर सकेंगे। तीसरी अगर इसकी बात करें, तो जब एडवांटेज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन का हमारा तीसरा पॉइंट है, इंक्रीजेस इकोनॉमिक ग्रोथ। जब हमारे बीच में आपस में हम लोग एक साथ होकर काम करेंगे, जब हम लोग इक्वालिटी के साथ काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगी। अगर बाई चांस आ भी जाती है, तो हम लोग मिलकर उस चीज़ का सल्यूशन निकाल सकते हैं, जिससे कि हमारा जो ग्रोथ है इकोनॉमिक सेक्टर का, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा।
आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो प्रमोट्स लॉयल्टी फॉर द नेशन। नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो इंडोर्सेस लॉयल्टी ऑफ द सिटीजन फॉर द कंट्री। एक लॉयल्टी लोगों के अंदर प्रोड्यूस करता है, लोगों के बीच में प्रोड्यूस करता है एज अ लॉयल सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन फॉर द नेशन। वो अपनी ड्यूटीज़ को समझेंगे, अपने राइट्स को समझेंगे और कहीं ना कहीं एक अच्छे सिटीजन्स के रूप में वो निखर कर आएंगे, जो कि एडवांसमेंट होगा हमारी कंट्री के लिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेशनल इंटीग्रेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो नहीं हो पाता है। ऑब्स्टिकल्स कह सकते हैं, बाधाएं कह सकते हैं इनको। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं जिसकी वजह से नेशनल इंटीग्रेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले अगर हम ऑब्स्टिकल की बात करें तो आ जाता है हमारा कास्टिज्म। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो बहुत ज़्यादा इन बिलीव करता है कास्ट सिस्टम में। ये बहुत ही पुरानी प्रथा भी हम कह सकते हैं कि एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम से ये चीज़ चली आ रही है कि जो हमारा इंडिया है वो चार भागों में इसने कास्ट सिस्टम को बना कर रखा हुआ है। और आज भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रेजेंट टाइम में भी बहुत से लोग इसको फॉलो करते हैं। आप उधर साइड गांव साइड आप जाओ तो अभी भी लोगों की यही मेंटालिटी है कि वो नीची जाति के हैं तो उनको इस कप में नहीं चाय दे सकते हैं, हम उनको इस ग्लास में देंगे। इवन हमारे कुछ फैमिलीज़ में भी बहुत से फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनकी मेंटालिटी वैसी ही रहती है कि नहीं ये ऐसा इस रिलीजन से बिलोंग करता है, इस कास्ट से है, तो इस वजह से इसको ऐसे इसके साथ ऐसे ट्रीटमेंट करना है, हमें नहीं इसके ज़्यादा साथ इन्वॉल्व होना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में काफ़ी हद तक अभी भी बनी हुई हैं, जिससे कि हमारी जो थिंकिंग पावर, जो मेंटालिटी है वो काफ़ी हद तक लोगों की चेंज नहीं हो पाई है। जिससे कि नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, लोग इससे यूनाइट नहीं हो पाते हैं और लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक डिसएडवांटेज के रूप में सामने आता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करें तो दूसरे पॉइंट की, रीजनलिज्म। रीजनलिज्म जो है हमारा वो भी एक बड़ा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है नेशनल इंटीग्रेशन को। बहुत से लोगों के मन में ये रहता है कि वो इस रीजन से बिलोंग करके आया है तो वो ऐसा होगा, या ये तो छोटे जगह से आया, इसको क्या पता होगा, इसकी तो ऐसे पहनावा ओढ़ावा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो बिहारीज जो होते हैं, बिहारी पीपल जो होते हैं, उनको हम लोग बहुत ज़्यादा शेम्ड करते हैं। मीन्स कहते हैं कि अरे ये तो बिहारी है, इसकी भाषा कैसी है, पता नहीं कैसे खाता है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की मैंटालिटी अभी भी बनी हुई है कि ये सेवरल रीजन से बिलोंग करता है तो इसके साथ हमें ऐसे बिहेव करना है और इसके साथ ज़्यादा हमें फ्रेंडशिप नहीं करनी है, ज़्यादा इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। तो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से इन इक्वालिटी अभी भी मेंटेन हुई है और नेशनल इंटीग्रेशन इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी कई बार होते हैं, राइट्स भी होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आई होप ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करें तो सोशल डिस्पैरिटी। सोशल डिस्पैरिटी की अगर हम बात करें तो हमारी जो सोसाइटी है इसमें कई तरीके के लोग रहते हैं, कई तरीके की कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, कई तरीके के कास्ट के पीपल रहते हैं जिनकी अलग अलग थिंकिंग पावर होती है और अलग अलग विचार ये सब रखते हैं, अलग अलग इनका मानना होता है, या इनके अलग ही एक रूल कह सकते हैं बना के चलते हैं कि नहीं हम हमारी जो कम्युनिटी है वो ऐसे ही काम करेगी और ऐसे ही थिंकिंग रखेगी, आपको जो करना है कर लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं एक हर्डल क्रिएट करता है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, जिसकी वजह से सोशल डिस्पैरिटी भी आती है और एक ये बड़ा चैलेंज है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हैं। अगर हम नेक्स्ट हेडिंग की अब बात करें तो एम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड एजुकेशन। अब एम क्या है नेशनल इंटीग्रेशन और एजुकेशन की? अभी तक का हमने एम इससे पहले पढ़े थे नेशनल इंटीग्रेशन के, अब हम एजुकेशन फील्ड में पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या एम है। सबसे पहला अगर हम एम देखें तो इनकलकेट इन दी स्टूडेंट अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट कल्चर। अगर हम बात करें तो एजुकेशन के फील्ड में तो टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड जो होता है वो बहुत स्पेशल बॉन्ड कहा जाता है, क्योंकि टीचर जो होता है वो एक स्पेशल रोल प्ले करता है स्टूडेंट की लाइफ में, क्योंकि वो ही एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि स्टूडेंट को एक शेप देता है, एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बनाता है और एक नॉलेजेबल पर्सन बनाता है। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमें स्टूडेंट को अंदर एक ये फीलिंग बतानी चाहिए कि जो हमारे सारे कल्चर हैं वो सभी कल्चर जो हैं वो इक्वल इक्वल हैं और हमें सभी कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसी भी कल्चर को हमें डिनाई नहीं करना चाहिए और किसी भी कल्चर को हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। सभी कल्चर के अपने अपने लॉज हैं, अपने अपनी मान्यता है, तो सभी कल्चर्स की हमें सेलिब्रेट करने चाहिए और उन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ
टीचर कर सकता है और एजुकेशन कर सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे बच्चे ही आने वाले कल का फ्यूचर हैं। तो जब ये इनकी मेंटालिटी और इनकी थिंकिंग पावर सही रहेगी, अच्छी रहेगी, तो इन फ्यूचर भी इनकी वही मेंटालिटी मेंटेन रहेगी। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, टू डेवलप डिज़ायरेबल बिहेवियर इन द स्टूडेंट्स। अब जब एक टीचर जो है, जब उसको वो बच्चे को बताएगा कि सभी जो पॉइंट्स हैं वो कैसे क्या होते हैं, और हमारे नेशनल इंटीग्रेशन कैसे क्या हो सकता है, कैसे क्या हम अपने नेशन को यूनाइट कर सकते हैं, और वो कहीं न कहीं एक चेंज ला सकते हैं स्टूडेंट के बिहेवियर में। उनके अंदर जो ईर्ष्या की भावना है, जिसे हम कह सकते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बचपन से कई सारी गलत नॉलेज मिल जाती है, तो कहीं न कहीं उनकी मेंटालिटी वैसी बनी रहती है, नहीं हमें इनसे नहीं बात करनी, ये लोग ऐसे होते हैं या वैसे होते हैं। तो वो हम कह सकते हैं कि बाई सोसाइटी कहीं न कहीं बच्चा अडॉप्ट कर लेता है। तो ये टीचर की ड्यूटी होती है, एजुकेशन की ड्यूटी होती है कि वो एक डिज़ायरेबल बिहेवियर जो है वो डेवलप कर पाए स्टूडेंट के अंदर। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, टू डेवलप द फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म इन द स्टूडेंट्स। हमें देशभक्ति की फीलिंग हर एक स्टूडेंट के अंदर डेवलप करनी है, और ये एजुकेशन कर सकता है। जो एक टीचर है वो बता सकता है कि कैसे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने फाइट की थी अपने कंट्री के लिए फॉर द इंडिपेंडेंस। तो हमें भी उसी की तरह अपने अंदर वही फीलिंग मेंटेन करके रखनी है, एक दूसरे के प्रति जो है वो बहुत ही ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी है, देशभक्ति की भावना रखनी है, उसकी फीलिंग हमें हमेशा मेंटेन करके रखनी है। तो जिससे कि हमारा नेशनल इंटीग्रेशन का एम जो है वो अचीव हो पाएगा। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, टू डेवलप वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स इन दी स्टूडेंट्स। ये मेन पॉइंट हम इसको कह सकते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो कहीं न कहीं उनका जो उनके अंदर जो कैपेबिलिटी होती है वो हिडन होती है, उन्हें नहीं पता होता है कि हम किस फ़ील्ड में क्या कर पाएँगे। तो बहुत से बच्चे होते हैं कि वो पढ़ने में नहीं भी अच्छे होते, लेकिन उनकी जो कुछ-कुछ स्किल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं, कि वो इन फ्यूचर उससे वो बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो हमें कहीं न कहीं ये डेवलप करना है स्टूडेंट्स के अंदर वोकेशनल स्किल, ताकि इन फ्यूचर वो इन्हीं स्किल्स का यूज़ करके पैसे को अर्न कर सकें, अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, टू डेवलप डेमोक्रेटिक सिटीजन्स अमंग द स्टूडेंट्स। हमें डेमोक्रेटिक सिटीजन्स को डेवलप करना है अमंग द स्टूडेंट्स। उन्हें बताना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसके क्या क्या राइट्स हैं, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, एज अ हम गुड सिटीजन अपनी नेशन के लिए कैसे काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें एक स्टूडेंट के अंदर डेवलप करनी है। सिक्स पॉइंट की अगर हम बात करें, टू इनकलकेट इन द स्टूडेंट फेथ इन ह्यूमन रिलेशन। हमें स्टूडेंट के अंदर एक फीलिंग को डेवलप करना है कि हमें एक दूसरे के साथ में अच्छे से बिहेव करना है, और हमें ह्यूमन रिलेशनशिप एक फ़ेथ के साथ आगे लेकर जाना है। ये नहीं कि हमें उस पे भरोसा नहीं हो रहा है या उसके साथ विश्वासघात कर दें। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है, हमें कहीं न कहीं स्टूडेंट्स के बिलीफ पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है, जिससे कि उनके ह्यूमन रिलेशन में फ़ेथ बनी रहे। 7 पॉइंट की अगर हम बात करें, टू डेवलप इन द स्टूडेंट द स्पिरिट ऑफ सर्विंग द नेशन टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। हमें स्टूडेंट को जो है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी में डेवलप करना है, ताकि वो अपने नेशन के लिए कुछ कर सकें, कुछ अच्छा बन पाएँ, और अपने नेशन को बहुत से ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हमें एक स्टूडेंट के अंदर डेवलप करनी है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर हम बात करें रोल ऑफ द टीचर इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक टीचर जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्टूडेंट की लाइफ में और एजुकेशन की फील्ड में, क्योंकि एक टीचर ही होता है जो कि एक बच्चे को एक अच्छी पर्सनालिटी में शेप दे सकता है, उसकी पर्सनालिटी को निखार सकता है। तो टीचर की ये कहीं ना कहीं एक ड्यूटी भी हम कह सकते हैं कि उसे एक बच्चे को सही नॉलेज देनी है, और सभी कल्चर्स के और रिलीजन के बारे में हमें बताना है, और उनकी रिस्पेक्ट करना सिखाना है, चाहे वो किसी भी एरिया का हो या किसी भी जगह का हो। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे। आइए हम देख लेते हैं। ही हैज़ द एबिलिटी टू पुट हिज व्यूज इन फ्रंट ऑफ अदर्स इन अ स्ट्रॉन्ग वे, शुड बी लिबरल, ब्रॉड आउटलुक, अवेयर ऑफ हिज ड्यूटी। टीचर का काम क्या होता है कि बच्चे को ट्रेन करना, उसके माइंड को ट्रेन करना, कि आगे चल के वो अपने प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील कर पाए, कैसे क्या उसको हैंडल कर पाए, और एक करेक्ट सोल्यूशन निकाल पाए। तो एक ये कहीं ना कहीं टीचर की ड्यूटी बन जाती है कि किस तरीके से हमें एक स्टूडेंट को बताना है, कैसे क्या उसको ये इसकी थिंकिंग पावर जो है, जो मेंटल एबिलिटी है, उसको कहीं ना कहीं ब्रॉड वे में हमें सिखाना पड़ेगा। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो जो टीचर हैं वो रोल मॉडल की तरह होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो कहीं न कहीं जो टीचर जो करता है, जो बताता है, उससे ही बच्चा सीखता है, क्योंकि कहा जाता है कि घर हमारी पहली पाठशाला होती है, और उसके बाद जो दूसरी होती है वो स्कूल होता है, क्योंकि छोटे पड़ से ही बच्चे को स्कूलिंग स्टार्ट की कर दी जाती है। तो उसके बाद में जो ड्यूटी होती है वो टीचर की होती है, कि किस तरीके से हमें उस बच्चे को उसका जो फ्यूचर है कैसे क्या डेवलप करना है। तो एक टीचर जो ही होता है जो कि सभी तरीके की नॉलेज एक स्टूडेंट को देता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर की हो या फील्ड की हो।
तो टीचर जो है वो कहीं न कहीं बच्चों के अंदर ये फीलिंग को डेवलप कर सकता है कि हमें जो है वो एक साथ मिलकर रहना है, हमें भाईचारे के साथ रहना है, हमें यूनाइटी के साथ जीना है, जिससे कि हमारे नेशन में एक अलग तरीके का डेवलपमेंट आएगा, हमारी कंट्री और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे और हम लोग पीसफुल और हार्मोनी के साथ रह पाएँगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सारे पॉइंट मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा दिए हैं। आप अपने नोटबुक में यही सारे पॉइंट्स लिख कर आइएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आप हर पेपर में अपने फ्लो चार्ट ज़रूर बनाइएगा और अपने भी आप इस पे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि ये वाली लाइन हमें बता रही है कि द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एंथम, द नेशनल लैंग्वेज, हमें इन सब के बारे में भी स्टूडेंट्स को बताना है कि इन सब की क्या-क्या इम्पोर्टेंस होती है और कैसे क्या बच्चे को हमें इसकी रिस्पेक्ट करना सिखाना है। और जब नेशनल एंथम हो तो हमें खड़े हो जाना है, जब नेशनल फ्लैग होस्टिंग हो तो हमें खड़े होकर सलाम करना है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं एक टीचर जो है वो स्टूडेंट के अंदर इनकलकेट करता है और उसके बिहेवियर को बेटर बनाता है टुवर्ड्स द नेशन। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको किसी भी टॉपिक की अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको उसी टॉपिक पर लेके आऊँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।